आज हमारा है 2014 का दूसरा शिफ्ट का क्वेश्चन का मतलब हम क्वेश्चन डील करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि हमारा पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब के समान साइज का बनेगा। तो अवतल दर्पण में बोल रहा है तो वह कहाँ रखा जाए कि प्रतिबिंब जो हमारा बने समान साइज का। तो यह हमेशा अगर हम वक्रता केंद्र पर किसी भी वस्तु को रखेंगे तो वह अवतल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा बराबर साइज का बनेगा और वहीं पे बनेगा। दूसरा प्रश्न है हमारा, किस वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो यह होता है लाल का, और सबसे कम होता है वह होता है बैगनी का। तो अगला प्रश्न है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, क्योंकि यह किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर मिला देता है। चौथा प्रश्न है, ईंधन से ऊर्जा को किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो ईंधन से हम दहन की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। पांचवा प्रश्न है, एमीटर को विद्युत परिपथ के समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम में। तो एमीटर को हम हमेशा जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। छठा प्रश्न है हमारा, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो जो किसी भी अगर आयताकार सिल्ली द्वारा कांच के आयताकार सिल्ली द्वारा अगर प्रकाश का अपवर्तन होता है तो जो जो आपतित किरण होती है और जो निर्गत किरण होती है उसके लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। सातवां प्रश्न, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। क्योंकि जो लाल रंग होता है वह दूर से ही दिखाई देता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। दैर्ध्य उसका अधिकतम होगा, उसका विचलन और उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे कि वह कुहासा में भी आसानी से दिखता है। आठवां, दिए गए उत्तल लेंस अवतल लेंस एवं कांच की वृत्ताकार पट्टिका को सतह को छुए बिना उनकी पहचान कैसे करेंगे। तो अवतल लेंस, तो इससे देखने पर कोई भी अगर उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए तो उसका प्रतिबिंब सभी आकारों में बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जब अवतल लेंस के द्वारा देखा जाए इसमें अगर हम बड़ा दिख रहा है तो उत्तल लेंस होगा, अगर छोटा दिख रहा है तो वह अगर हमेशा छोटा दिख रहा है तो वो अवतल लेंस ही होगा। और अगर समान साइज का दिखाया जाए, अगर किसी अक्षर पे हम उस लेंस को रखें या किसी भी जो भी आयताकार सिल्ली है किसी को रखें तो जो समान साइज का दिखाएगा वह वृत्ताकार पट्टिका होगी। नौवां प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण सहित लिखें। तो जीवाश्म ईंधन यह जीवों के अंश से प्राप्त होता है, और जो जीवाश्म ईंधन होता है यह बनने में करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं। जैसे और इसका उदाहरण में हो जाएगा जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोयला पेट्रोलियम, ये सब सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 10वां प्रश्न है, धारावाही चालक के इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसे दिखाने के लिए ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करें। तो ऑस्टेट का प्रयोग का वर्णन करने के लिए हम ऐसे या हमारे दीर्घ लॉन्ग क्वेश्चन में लिखवाया हुआ है, लेकिन इसका अगर किसी चालक तार के बीचों बीच गत्ते को रख दें तो और उस पर अगर हम लौह चूर्ण डालते हैं तो वह एक पैटर्न धारण करता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे चुंबक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। यही है ऑस्टेट का प्रयोग। या कंपास के ले जाने पर उसकी जो सुई होती है वह विक्षेपित होने लगती है, जिसे हम ऑस्टेट का प्रयोग कहते हैं। 11वां प्रश्न है, आघातवर्ध्यता किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसे आघातवर्ध्यता कहते हैं। आगे ध्वनिक किसे कहते हैं। तो किसी भी धातु को गिराने पर या पीटने पर उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे ध्वनिक कहते हैं, या उसी को हम सोनोरस कहते हैं। 13वां, उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण लिखें। तो इसका उदाहरण होगा Al3O
टू, जैसे जो एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है वह उभयधर्मी ऑक्साइड होता है, या जिंक ऑक्साइड वह भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। 14वां प्रश्न, कैल्शियम और जिंक में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसमें होगा कैल्शियम। यह मतलब कोई भी अभी कौन सा जो धातु है वह अधिक अभिक्रियाशील है, इसको पता करने के लिए हम सक्रियता श्रेणी को याद करते हैं। इसमें सबसे पहले काना का मांगे आला, जिनके फ्रेंड्सक प्रभु हैं, इसमें मतलब उसका सिंबल से यह मिमोनिक बनाया गया है। 15वां प्रश्न है, एथीन का संरचना सूत्र लिखें। तो एथीन का जो सूत्र होता है तो इसका होगा C2H4। तो इसका हो जाएगा C और C के बीच इसमें डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ पे मतलब एक इधर एक इधर और एक इधर और एक इधर हाइड्रोजन जुड़ेगा। 16वां है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जिस विलयन में H+ आयन अधिक होगा वह अधिक अम्लीय होगा, और जिसमें इसकी मात्रा कम होगी वह उतना ही कम अम्लीय होगा। तो ये मतलब अगर H+ आयन अधिक है तो वह ज़्यादा अम्लीय, और H+ आयन कम है तो वह कम अम्लीय होगा। 17वां प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए एक समीकरण दें। तो इसका समीकरण होगा, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O। इसको जब हम मतलब इसका जब हम 1/2 से विक्रिया कराया जाएगा तो यह बन जाएगा, मतलब जिप्सम का निर्माण करेगा। अगर जल से अभिक्रिया करेगा 2H2O का निर्माण करेगा। उसके बाद है 18वां, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के तरफ परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि जो रासायनिक मतलब यह द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार इसको संतुलित किया जाता है, क्योंकि जो द्रव्यमान संरक्षण नियम है वह कहता है कि किसी भी अभिक्रिया के दौरान ना ही किसी भी तत्व का निर्माण होता है ना ही उसका विनाश होता है। तो इस नियम को पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। उसके बाद 19वां प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? तो जो अम्ल होता है वह जलीय विलयन में जाने पर मतलब आयनों में टूट जाता है, यानी हाइड्रोजन आयन में वह टूट जाता है, जिस कारण जो जल मतलब अम्ल का जलीय विलयन होगा वह विद्युत का चालन करेगा, क्योंकि यहाँ पे आयन है और आयन विद्युत को धोने का कार्य करता है। इसी कारण मतलब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करेगा। 20वां प्रश्न है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, क्यों? कारण दें। तो जो यहाँ पे इसका गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग हो रहा है, इस्पात का नहीं। तो जो इस्पात होता है उसमें लोहे का मिश्रण होता है इस्पात, और जो लौह ऑक्साइड होता है वह गर्म जल से अभिक्रिया कर लेगा और वह ऑक्साइड बनाएगा, और जिससे उसका संक्षारण होने लगेगा, जिस कारण इस्पात का हम उपयोग नहीं करते, पर तांबा अभिक्रिया नहीं करेगा, जिससे कि उसी का उपयोग हम करते हैं मतलब गर्म जल का टैंक बनाने के लिए। 21वां प्रश्न है, परागकण किसे कहते हैं? तो किसी मतलब परागकण किसी भी फूल के मतलब पुंकेसर का उसी फूल के या किसी दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर जाने को हम परागकण कहते हैं। 22वां प्रश्न, वृक्क किस तंत्र का एक भाग है? तो यह है उत्सर्जन तंत्र का भाग। HIV और एड्स का पूर्ण रूप थे, तो HIV का होगा ह्यूमन इम्यूनोसिस वायरस, और एड्स का मतलब आप देख लें कि एड्स का क्या होता है। इसका होता है एक्वायर, मतलब इस टाइप का ही कुछ होता है। 24वां है, पुष्प में नर तथा मादा युग्मकों को क्या कहते हैं? तो पुष्प में नर युग्मक है उसको पुंकेसर, और मादा युग्मक को स्त्री केसर कहते हैं। 25वां, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है? तो किण्वन जो
श्वसन है वह है अवायवीय श्वसन, क्योंकि यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। 26वां गुणसूत्र का स्वस्थ नामांकित चित्र बनाएं। तो गुणसूत्र का स्वस्थ नामांकित चित्र के लिए हम इस प्रकार का कुछ संरचना बनाते हैं और उसी को गुणसूत्र कहते हैं। उसके बाद है हमारा 27वां जाइलम एवं फ्लोएम के पदार्थों का संवहन में 2 अंतर लिखें। तो जो जाइलम होता है वह जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है, और जो जाइलम होता है वह एक दिशीय परिवहन करता है, पर जो फ्लोएम होता है वह सभी दिशाओं में परिवहन करता है। 28वां है रक्त क्या है, इसके संगठन का वर्णन कार्य के साथ करें। तो रक्त जो है वह तरल संयोजी ऊतक है और रक्त में बहुत सारा कुछ ऊतक पाया जाता है। जैसे रक्त में हीमोग्लोबिन है जो कि जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है वह ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें प्लेटलेट्स होता है जो कि रक्त का थक्का बनाता है, और प्लाज्मा जो होता है वह इसका तरल भाग होता है, और जो WBC है इसमें मिला हुआ वह जो WBC होता है वह प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। 29वां है धमनी और शिरा में 3 अंतर लिखें। तो इसमें सबसे पहला इसमें अंतर होगा कि जो धमनी होता है वह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है, और शिरा जो होता है वह अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। धमनी धमनी जो होता है वह मोटी होती है और शिरा पतला होता है। धमनी में बल्ब नहीं होता है और शिरा में बल्ब होता है, और धमनी में तेज गति से रुधिर का प्रवाह होता है, जबकि शिरा में धमनी की अपेक्षा कम गति से रक्त का प्रवाह होता है। 23वां प्रश्न है मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के नामांकित चित्र द्वारा समझाइए। और इसमें इसका नामांकित चित्र, तो पाचन तंत्र का आप नामांकित चित्र बना लेंगे और उसका वर्णन करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे पहले कि मुंह में भोजन जाता है, वहाँ पे दांतों द्वारा उसे पीसा जाता है और वह जीभ के द्वारा अंदर लिया जाता है और क्रम कुंचन गति के द्वारा ग्रास नली में प्रवाहित होता है, और ग्रास नली से आमाशय में जाता है, वह वहाँ अम्लीय माध्यम होता है, और उसके बाद ग्राहनी होते हुए छोटी आंत में उसका पूर्ण पाचन होता है, उसे वह बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत के बाद रेक्टम में रहेगा और उसके बाद वह शरीर से बाहर चला जाएगा। और यहाँ पे उसका चित्र बनाना ज़रूरी है पाचन तंत्र का, तो आप उसका चित्र का बना कर देखें। अगला इसमें एक और प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को सूर्य की रोशनी की आवश्यकता होती है, प्रयोग द्वारा समझाइए। तो इसका प्रयोग के लिए हम सबसे पहले इसके प्रयोग के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम पौधे को अंधेरे कमरे में रख देंगे, जिससे कि वहाँ पे सूर्य की उपस्थिति बिल्कुल ना हो, और कुछ दिन बाद जब उसमें देखेंगे तो उसका बहुत सारा जो पत्ते होगा वह पीला हो जाएगा। यह इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की उपस्थिति ना रहने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होता है, वह अपना रंग बदल लेता है, हरा से पीला हो जाएगा और वह टूटने लगेगा। अब ऑब्जेक्टिव इसमें सबसे पहला किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध। तो यह होता है V बराबर I R। तो ये इस संबंध को कौन पालन कर रहा है, तो R बराबर हो जाएगा V बटा I। तो ये ऐसा नहीं है, तो I बराबर हम लिखते हैं V बटा R, नहीं तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे R बराबर हो जाएगा V बटा I, तो हमारा ये वाला हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो धारा का मान निकालने के लिए हम इसका मान निकालने के लिए होता है तो इसका हो जाएगा V बराबर होता है W बटा P बराबर हो जाएगा VI। यहाँ पे हमारा ये जो I बराबर हो जाएगा P बटा V, और यहाँ P का मान दिया हुआ है 100 वाट
मतलब 100 वाट दिया हुआ है और V का मान है 250 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 0 से 0 काट देंगे और इसका हो जाएगा 0.4 एम्पियर। तीसरा है विद्युत फ्यूज आधारित है। तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। चौथा प्रश्न विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो यह होता है जनरेटर द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। पांचवा प्रश्न है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होता है। तो इलेक्ट्रॉन होगा। जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन नहीं है। तो यह होगा नाभिकीय ऊर्जा। सातवां पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी किलोमीटर होनी चाहिए। तो प्रति घंटा 15 किलोमीटर। आठवां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होगा। तो वह होता है NO2 और N2। नौवां प्रश्न सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्षार मतलब क्लोरीन बनता है, क्षार बनता है, जिस कारण इसे क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। 10वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यह होगा Na2CO3 10H2O। यह मतलब धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चाकू के द्वारा काटा जाता है। तो उसका होगा लिथियम। अगला निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 अबंध होते हैं। तो 3 अबंध होता है एल्काइन में, और यहाँ पे एल्काइन का हो जाएगा C3H4 इसका। इसके बाद है कार्बोनिल ग्रुप का कारक कौन है। तो कार्बोनिल ग्रुप का हो जाएगा यहाँ पे उसका हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप का CO। और उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे उसका हो जाएगा कॉपर। 15वां प्रश्न प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो वह सूर्य है। 16वां प्रश्न हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे उत्पाद कहलाते हैं। आगे कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। तो यह होता है समजात अंग। उसके बाद 18वां प्रश्न भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वह है अपचयन अभिक्रिया, या उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। 19वां निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। तो वह होगा केचुआ। 20वां निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो कुआं।